एक लड़का था जिसका बचपन आसान नहीं था। दिमाग इतना पावरफुल था कि लोग उसे समझ ही नहीं पाए। स्कूल के बच्चे उसे वियर्ड कहते थे, उसे बुली किया जाता था, उस पर हंसा जाता था और एक बार तो उसे इतना मारा गया कि हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। लेकिन जिस लड़के को सब पागल समझते थे, वो अंदर से एक जीनियस माइंड था। वो सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी वीडियो गेम बना चुका था। वो लड़का आज दुनिया का सबसे डेंजरस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला रहा है। रॉकेट से लेकर एआई तक, इलेक्ट्रिक कार से लेकर ब्रेन की चिप्स तक। ये कहानी है उसी लड़के की जिसका नाम था इलॉन मस्क। इलॉन 1971 साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुआ। उसका वालिद मैकेनिकल इंजीनियर था और उसकी माँ मॉडर्न और डाइटिशियन थी। बचपन में एलन को एक अजीब मसला था। कभी कभी वो इतना खो जाता था कि लगता था जैसे किसी और दुनिया में चला गया है। ऐसे लम्हात में उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उसके पास जरा सा भी एहसास नहीं होता था। उसके वालिदैन और डॉक्टर ने समझा कि शायद उसके सुनने की सलाहियत में मसला है, लेकिन बाद में पता चला कि इन्हीं लम्हात के दौरान उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। इलॉन के इस अजीब रवैये की वजह से उसके कोई दोस्त नहीं थे। इलॉन घंटों तक इंसाइक्लोपीडिया और साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ता रहता था। ये किताबें उसे बहुत इंटेलिजेंट बना रही थी। इलॉन हमेशा हर बात को लॉजिकली और रियलिस्टिक जवाब देता था, जिस वजह से दूसरे बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। 8 साल की उम्र तक इलॉन का घराना खुश था, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद सब कुछ बदल गया। उसके वालिदैन का तलाक हो गया। एलन ने फैसला किया कि वो अपने वालिद के साथ रहेगा। 10 साल की उम्र में इलॉन पहली बार एक मॉल में कंप्यूटर देखा और वो उससे इतना मुतासर हुआ कि उसने अपने वालिद से उसे लेने पर जोर दिया। आखिरकार उसे एक कंप्यूटर मिल गया जिसमें सिर्फ 5 KB मेमोरी थी और एक वर्ड बुक भी थी जिसमें बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई जाती थी। ये वर्कबुक आमतौर पर 6 महीनों में कंप्लीट होती थी, लेकिन इलॉन बिना नींद के मुसलसल काम करते हुए सिर्फ 3 दिन में इसको खत्म किया। 1984 में सिर्फ 12 साल की उम्र में इलॉन ने इस कंप्यूटर को वीडियो गेम बनाने के लिए यूज किया और उसने गेम का नाम रखा ब्लास्टर। ये एक सिंगल प्लेयर स्पेस शूटर गेम थी जिसमें प्लेयर अपने स्पेसशिप से एलियन शिप्स को तबाह करता था और इलॉन ने ये गेम एक कंपनी को $500 में बेच दी। टेक्निकली ये उसका पहला बिजनेस था। हाई स्कूल के दौरान ही इलॉन को ये एहसास हो गया था कि वो दूसरे बच्चों से ज्यादा ज़हीन है और उसका यहाँ पर मुस्तकबिल नहीं। उसने फैसला कर लिया था कि वो अमेरिका जाएगा, लेकिन अमेरिका जाने से पहले उसने कनाडा जाने का फैसला किया क्योंकि एलन की माँ कनाडा की सिटीजन थी और कनाडा के लॉ के मुताबिक वो अपनी सिटीजनशिप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती थी। इस तरह 17 साल का एलन कनाडा चला गया। कनाडा में वो अपने कजन के साथ रहता था और छोटे मोटा काम कर अपना गुजारा कर रहा था। 1988 में उसकी माँ और भाई कैम्बल भी कनाडा आ गए। इसी दौरान एलन का क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और सिर्फ 2 साल के अंदर एलन ने शिफ्ट ले ली और चला गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA। आखिरकार एलन ने अमेरिका में कदम रखा। 1995 में कॉलेज कंप्लीट होने के बाद इलॉन और उसका भाई कैम्बल अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। उस वक्त इंटरनेट लोगों तक तेज रफ्तार से पहुंच रहा था, लेकिन लोकल बिजनेस या स्टोर ढूंढने के लिए लोगों को अब भी सिटी पेपर डायरेक्टरी यूज करनी पड़ती थी। ये वो मोटी डायरेक्टरी होती जिसमें हर एरिया का बिजनेस डिटेल लिखी होती। उस वक्त डायरेक्शन के लिए लोगों को या तो फिजिकली मैप यूज करने पड़ते थे या फिर रास्ते में किसी से पूछना पड़ता था। ये देखकर इलॉन के जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन लिस्ट बनाई जाए। ऐसी वेबसाइट जहां शहर के तमाम बिजनेस लिस्टेड हों, रेस्टोरेंट, होटल, डॉक्टर्स जैसी कैटेगरी में डिवाइड हों, ताकि लोग आसानी से ढूंढ सकें और साथ ही उसमें ऑनलाइन मैप भी हो जो डायरेक्शन दे सके। एलन और उसका भाई कैमल ने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और इस आइडिया पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपना स्टार्टअप का नाम रखा Zip2। इलॉन दिन रात कोडिंग करता और कैम्बल दुकान जाकर Zip2 पर रजिस्टर करने के लिए दुकानदारों को राजी करता। सिर्फ 1 साल के अंदर Zip2 की टीम बढ़ने लगी
प्लेट फॉर्म बेहतर होता गया और लोग तेजी से सर्विस का हिस्सा बनने लगे। बाद में Zip2 ने दूसरी कंपनीज के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए। ये देखकर इन्वेस्टर ने पहले 3 मिलियन इन्वेस्ट किए और फिर 50 मिलियन तक फंडिंग मिल गई। 1999 तक इंटरनेट अपने अरूज पर था। इसी दौरान कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया और एलन को अपने शेयर के बदले $22 मिल गए और इस तरह एलन मस्क सिर्फ 27 साल की उम्र में करोड़पति बन गया। एलन अगर चाहता तो उस पैसे से रिटायर हो जाता, लेकिन उसका कहना था Zip2 की कामयाबी तो कुछ भी नहीं, इसने तो आगे बहुत बढ़ना है। कॉलेज के दौरान बैंक में इंटर्नशिप करते हुए एलन को ये एहसास हो गया था कि बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ही स्लो और पुरानी सोच वाली है। तब से उसने फैसला कर लिया था कि वो बैंकिंग सिस्टम को बदल कर रख देगा। उसका विजन ये था कि बैंकिंग के हर हिस्सा, पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन, सेविंग अकाउंट, सब कुछ पूरी तरह ऑनलाइन हो और किसी फिजिकल ब्रांच की जरूरत ना हो। इस विजन के साथ एलन ने $12 मिलियन इन्वेस्ट किया और 1999 में X.com लॉन्च किया। लेकिन उस वक्त लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग तक पर ट्रस्ट नहीं था, ऑनलाइन बैंकिंग तो बहुत दूर की बात थी। इस वजह से एलन के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो गया था। तो उसने एक शानदार स्कीम लॉन्च की। जो भी नया यूजर ऐप ज्वाइन करता तो उससे मिलते $20 फ्री, जो वो फौरन यूज कर सकता था, और अगर यूजर किसी और को रेफर करता $10 बोनस और मिलता। ये टेक्निक इतनी सक्सेसफुल रही कि सिर्फ 2 महीने में S.com के पास 2 लाख यूजर हो गए थे। लेकिन मसला ये था कि एलन अकेला नहीं था। उस वक्त एक और जवान बिजनेसमैन पीटर थल पेपाल के नाम से एक डिजिटल बैंक शुरू कर चुका था। दोनों कंपनीज एक दूसरे को हराने के लिए मार्केटिंग पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही थी। लेकिन 2000 के शुरू में दोनों को समझ आ गई, अगर ये जंग चली तो दोनों की कंपनीज खत्म हो सकती हैं। चुनाचे मार्च में दोनों कंपनीज एक दूसरे में मर्ज होगी। एलन मस्क नई कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर और CEO बन गया। कंपनीज का नाम रखा गया X.com। लेकिन मर्ज के बाद ये बात सामने आई कि एलन और पेपाल के फाउंडर के दरमियान काफी इख्तलाफात थे। एलन की मैनेजमेंट का स्टाइल काफी स्ट्रिक्ट था, अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत रूड पेश आता, उनकी गलतियों पर सबके सामने डांट देता। जो काम नॉर्मली दिनों या हफ्तों में होते थे, एलन को उम्मीद होती थी कि वो घंटों में कंप्लीट हो। इस दौरान एलन की शादी होगी और 2000 में वो हनीमून पर चला गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एलन को CEO की सीट से हटा दिया और पीटर थेल को नया CEO बना दिया। एलन ने वापस आने के बाद कंट्रोल वापस लेने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन वो पेपाल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर जरूर रहा। लेकिन खुशकिस्मती से पीटर थैल की लीडरशिप में पेपाल ने जबरदस्त तरीके से तरक्की की और 2002 में eBay ने पेपाल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया और इस डील से एलन मस्क को $180 मिलियन मिले। पेपाल की सक्सेस के बाद एलन अब सिलिकॉन विला का टॉप बिजनेसमैनों में शामिल हो गया था। 2001 में सिर्फ 30 साल की उम्र में एलन ने फिर से ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी शुरू की जहां वो सब कुछ बदल कर रख दे। बचपन से ही उसे स्पेस से गहरी दिलचस्पी थी और उसकी पहली वीडियो गेम भी स्पेस के बारे में थी। तो एलन ने स्पेस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एक दिन उसके जहन में एक सवाल आया, इंसानों ने अब तक मार्स की तरफ सफर क्यों नहीं किया? उसने नासा की वेबसाइट चेक की और ये जानकर हैरान हो गया कि नासा के पास मार्स मिशन का कोई सॉलिड प्लान ही नहीं था। और उसी वक्त एलन ने डिसाइड कर लिया कि उसका अगला मिशन होगा मार्स एक्सप्लोरेशन। एलन ने दुनिया के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट से मिलना शुरू किया और खुद भी रॉकेट साइंस की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वो रॉकेट साइंस की किताबों में इतना डूब गया कि धीरे धीरे वो खुद भी रॉकेट साइंस का एक्सपर्ट बन गया। एलन ने लाइफ ऑफ मार्स के नाम से एक प्लान शुरू किया और मार्स ओसेस प्रोजेक्ट का आइडिया दिया। इसका मकसद था कि मार्स पर एक छोटा ग्रीन हाउस भेजा जाए जहां पहला पौधा उगाया जा सके, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि मार्स पर जिंदगी हो सकती है। एलन का प्लान था कि वो रशिया से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदकर और उन्हें लॉन्चर व्हीकल के तौर पर यूज करे। इसलिए उसने कुछ एरोस्पेस एक्सपर्ट्स के साथ रशिया का सफर किया।
लेकिन रशिया ने एलन को उसकी उम्र की वजह से सीरियस नहीं लिया और एलन $20 मिलियन में 3 मिसाइल खरीदने गया था, लेकिन रशिया ने इस मिलियन सिर्फ 1 मिसाइल की कीमत लगाई। एलन और उसकी टीम ने समझ लिया कि रशिया से रॉकेट लेना वेस्ट ऑफ टाइम है। वापस आते हुए प्लेन में जब सब टीम मेंबरान मायूस और उदास थे तो एलन अपने लैपटॉप पर कुछ कैलकुलेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सबसे कहा, हम खुद अपना रॉकेट बनाएंगे। उसको समझ आ गई कि रॉकेट बनाने का रॉ मटेरियल सिर्फ 2 या 3% होता है उस रॉकेट के फाइनल प्राइस का। बाकी पैसे सिर्फ इसलिए जाया होते हैं क्योंकि डिजाइन ठीक नहीं होते और चीजें सही तरीके से नहीं बनाई जाती। और यहाँ से स्पेस एक्स का जन्म हुआ। जून 2002 में एलन ने 75,000 स्क्वायर फीट का एक गोदाम खरीदा और उसे एक मॉडर्न रॉकेट फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। बोइंग और नासा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से एलन ने दुनिया के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट और इंजीनियर हायर किए। सबका सिर्फ एक मिशन था, दुनिया का सबसे सस्ता और तेज रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनना। इस गोल को अचीव करने के लिए एलन ने काफी नए तरीके अपनाए। जहां दूसरी एरोस्पेस कंपनीज डिजाइन और इंजीनियरिंग टीम्स को अलग अलग रखती हैं, वहां स्पेस एक्स ने दोनों टीम को साथ काम करने पर मजबूर किया और इस वजह से मिस्टेक्स भी कम हो गयी। फिर एलन ने वर्टिकल इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, यानी पहले जो पार्ट्स बाहर से लिए जाते थे, इंजन्स, फ्यूल टैंक्स, बैटरी पैक्स वगैरह, अब ये सब कुछ खुद बनाने का फैसला किया क्योंकि एक्सटर्नल सप्लाई ना सिर्फ स्लो थे बल्कि महंगे भी बहुत ज्यादा थे। एलन ने देखा कि ये महंगी चीजों की जगह सस्ती चीजें यूज कर भी रॉकेट बनाया जा सकता है। इसके साथ एलन ने अनाउंस किया स्पेसएक्स का पहला रॉकेट का नाम होगा फैल्कन 1। उस वक्त दूसरी कंपनीज 600 केजी पे लोड को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए $70 मिलियन चार्ज करती थी, लेकिन एलन ने वादा किया कि उसी पे लोड को सिर्फ $7 मिलियन में भेजेगा। स्पेसएक्स का टारगेट था कि 1 साल के अंदर फैल्कन 1 को लॉन्च करे, लेकिन सारी मेहनत के बावजूद पूरे 4 साल लग गए उसे तैयार करने में। और फिर आखिर 2006 में वो दिन आ गया। 70 फुट लंबा सिल्वर रैंक का फैल्कन 1 लॉन्च के लिए तैयार था। काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट ने उड़ान शुरू की और पूरी टीम खुशी से चीयर करने लगी। लेकिन सिर्फ 25 सेकंड के बाद एक ऐसी तबाही आई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। फ्यूल का एक छोटा सा लीक की वजह से इंजन के पास आग लग गई। फैल्कन 1 ने कंट्रोल खो दिया और हवा में ही गिरकर तबाह हो गया। एलन और उसकी टीम ने अपने ख्वाबों को आग में जलते देखा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फौरन दूसरे लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। और 1 साल बाद ही फैल्कन 1 का दूसरा लॉन्च अटेम्प्ट हुआ। इस दफा 3 मिनट तक सब कुछ ठीक रहा। पहला स्टेज सेपरेशन परफेक्ट थी, लेकिन फिर सेकंड स्टेज का इंजन टाइम से पहले बंद हो गया। रिजल्ट फैल्कन हवा में ही ब्लास्ट हो गया। एलन का दिल टूटा था, लेकिन उसे अंदाजा था कि अब वो कामयाबी के करीब है, इसलिए उसने तीसरा लॉन्च की तैयारी स्टार्ट की और अगस्त 2008 तीसरे लॉन्च का वक्त आ गया। लेकिन फिर से एक छोटी सी गलती ने फैल्कन 1 को हवा में तबाह कर दिया। कंट्रोल रूम में कंप्लीट साइलेंस था। एलन ने इस मिशन के लिए $100 मिलियन जला दिए थे। अब स्पेसएक्स के पास सिर्फ एक लास्ट चांस बचा था। अगर अगली लॉन्च फेल होती तो स्पेसएक्स खत्म हो जाता। जहां स्पेसएक्स स्ट्रगल कर रहा था, एलन की दूसरी कंपनी टेस्ला भी तबाही के किनारे पर थी। जब एलन स्पेस इंडस्ट्री में घुस रहा था तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी एनालिसिस कर रहा था। उससे पता था कि उस वक्त की कार्स फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड हैं और फॉसिल फ्यूल भी कम रह गए हैं और फॉसिल फ्यूल से पोल्यूशन भी बहुत होता है। एलन की सोच थी कि फ्यूचर में हर गवर्नमेंट क्लीन इंजन वाली कार्स को प्रमोट करेंगे, इसीलिए उसका यकीन था इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर आने वाला है। उसी वक्त कुछ कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, जैसे जनरल मोटर की EV1, लेकिन वो स्लो, एक्सपेंसिव और लो रेंज वाली थी। इस वजह से वो सब फेल हो गई। ऑटोमोबाइल कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार्स पर काम करना बंद कर दिया। एलन को ये समझ आ गई थी कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स को कामयाब बनाना है, उन्हें पेट्रोल कार से हर एंगल में बेहतर होना होगा। किस्मत से उसने एक स्टार्टअप ढूंढ लिया जो बिल्कुल इसी विजन पर काम कर रहा था। उस स्टार्टअप का नाम था टेस्ला मोटर्स।
टेक्सला की शुरुआत मार्टिन और माइक नाम के 2 इंजीनियर्स ने की थी। उनका आइडिया था एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना जिसका नाम होता रोडस्टार। जहां पुरानी इलेक्ट्रिक कार लीड एसिड्स बैटरी यूज करती थी, वहां टेस्ला ने सर्च के बाद ये समझ आ गई थी कि अगर कार को तेज चार्ज करना है और 300 किलोमीटर तक चलाना है तो उन्हें वही बैटरी यूज करनी होगी जो मोबाइल और लैपटॉप में यूज होती है। उनका आइडिया था रोडस्टार सिर्फ 4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर तक चले, लुक और फीचर में भी ये जबरदस्त हो। एलन को ये विजन बहुत पसंद आया और 2004 में उसने टेस्ला में 6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और वो कंपनी का मेजर इन्वेस्टर बन गया। लिथियम बैटरी टेक्निक भी नई थी और उसको एक कार में यूज करना बहुत मुश्किल था। टेस्ला का प्लान था कि वो हर रोडस्टार कार को सिर्फ $65,000 में सेल करेंगे, लेकिन 2007 तक एक कार बनाने की कॉस्ट $1 मिलियन तक पहुंच गई थी। इतनी महंगी कार सेल कर कर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्रैश कर सकता था। सिचुएशन की सीरियसनेस को एलन खुद टेस्ला का सीईओ बनने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही आ गया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये क्राइसिस पूरी ऑटो इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। स्पेसएक्स के अलावा एलन की पूरा पैसा पहले ही टेस्ला में लग चुका था और नए इन्वेस्टर ने पैसे लगाने से इनकार कर दिया था। टेस्ला बिल्कुल दिवालिया होने के करीब था। एक तरफ स्पेसएक्स जो ऑलरेडी 3 बार फेल हो चुका था और अब सिर्फ एक लास्ट चांस बचा था, दूसरी तरफ टेस्ला जो बैंकरप्ट होने के बिल्कुल करीब था। दोनों कंपनीज एक साथ डूब रही थी। एलन के पास ना पैसा था, ना टाइम और ना ही गारंटी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माइक्रोलिन कार और दूसरे पर्सन एसेंस बेच दिए और वो सारा पैसा टेस्ला में लगा दिया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि ताकि कंपनी कुछ दिन और जिंदा रह सके। और वो पर्सनल तौर पर इन्वॉल्व हो गया फैल्कन 1 को 4th लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने में। दिसंबर 2008 में फैल्कन 1 का 4था लॉन्च होने जा रहा था। स्पेसएक्स का फ्यूचर और एलन का भी इसी एक रॉकेट पर डिपेंड करता था। काउंटडाउन शुरू हुआ और रॉकेट ऊपर उड़ गया। पहला स्टेज सक्सेसफुल, दूसरा स्टेज भी सक्सेसफुल, तीसरा स्टेज भी कंप्लीट, लेकिन कंट्रोल रूम में अभी तक किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। सब स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। फिर अचानक एक नोटिफिकेशन आया, फैल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच गया है। स्पेसएक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिससे सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च कर ऑर्बिट में भेजा हो। और सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को 1.6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटरनेशनल स्पेस सेक्टर तक कार्गो भेजने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को बचा गया और इसे दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ टेस्ला अब भी क्राइसिस में थी। एलन ने पर्सनली इन्वेस्टर्स को समझाया कि गाड़ी रेडी है, हजारों लोग पहले से ऑर्डर दे चुके हैं, बस प्रोडक्शन के लिए फंडिंग चाहिए। बिल्कुल आखिरी वक्त पर क्रिसमस के दिन एलन ने $14 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हासिल की और टेस्ला को तबाही के बिल्कुल किनारे से वापस खींच लिया। इस फंडिंग के बाद टेस्ला ने रोडस्टार का मास प्रोडक्शन और डिलीवरी शुरू कर दी। दुनिया को प्रूफ मिल गया कि एक इलेक्ट्रिक कार भी पावरफुल, फास्ट और डिजायरेबल हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रोडस्टार एक सुपर कार थी, एक्सपेंसिव और सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए थी। एलन को पता था अगर टेस्ला को रियल सक्सेस चाहिए तो उसे मास मार्केट के लिए कार बनानी होगी। इसलिए 2012 में टेस्ला ने लॉन्च किया मॉडल एस, एक प्रीमियर इलेक्ट्रिक कार जो 4.2 सेकंड में 0 से 97 किलोमीटर तक जा सकती थी एक ही चार्ज पर। मॉडल एस की रेंज लगभग 500 किलोमीटर थी और इसका लुक भी बहुत ही कूल था। लेकिन मॉडल एस की सबसे खास बात ये थी कि ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये कंप्यूटर था जो व्हीकल पर चलता था। एक 17 इंच की बड़ी टच स्क्रीन थी जिसके जरिए से यूजर कार का हर फंक्शन को कंट्रोल कर सकता था। ये कार भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए नए फीचर और इम्प्रूवमेंट ले सकती थी। जब कोई यूजर कार के करीब आता तो कार का डोर हैंडल खुद ब खुद बाहर निकल आता था। इस सब वजह से मॉडल एस सिर्फ एक अच्छी इलेक्ट्रिक
कार नहीं थी, ये हर पेट्रोल कार से बेहतरीन साबित हुई। जैसे ही लॉन्च हुई, मॉडल एस सुपर हिट हो गई और मोटर ट्रेंड ने इसे कार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। फिर ना सिर्फ टेस्ला ने अपना IPO लॉन्च किया, बल्कि 2013 तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो गई। ब्रांड में टेस्ला ने मॉडल X, मॉडल 3, मॉडल Y भी लॉन्च किए और 2017 तक टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन चुकी थी। आज टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने के बहुत करीब है। दूसरी तरफ SpaceX ने Falcon 9 को लॉन्च किया, जो Falcon 1 के मुकाबले में 50 गुना ज्यादा पेलोड स्पेस में लेकर जा सकता है। 2015 में SpaceX ने रीयूजेबल रॉकेट बनाए। हर लॉन्च के लिए नए रॉकेट बनाने की जरूरत को खत्म कर देते हैं। इस वजह से स्पेस ट्रैवलिंग का कॉस्ट में बहुत कमी हुई। SpaceX के जरिए इलॉन ने स्टारलिंक के नाम से हजारों सैटेलाइट लॉन्च किए, जो दुनिया के हर एरिया में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज इलॉन अपना सबसे बड़ा रॉकेट बना रहा है, स्टारशिप, जो इंसानों को मार्स तक ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के रेवोल्यूशन करने के लिए एलन ने बोइंग कंपनी और हाइपर लॉप का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। 2015 में एलन ने लॉन्च किया न्यूरोलिंक, एक ऐसी कंपनी जो इंसानी दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाती है ताकि ब्रेन और कंप्यूटर के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन हो सके। और एलन ने 2023 में ट्विटर खरीदा ताकि वो सोशल मीडिया स्पेस में भी दाखिल हो सके। ट्विटर के खरीदने के बाद उसने एक ही बार में हजारों वर्कर्स को निकाल दिया और ट्विटर का नाम X कर दिया। उसके साथ ही उसने XAI के नाम से एक AI कंपनी भी शुरू की। इन तमाम कंपनीज की वजह से इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन चुका है। इलॉन सिर्फ बिजनेस तक नहीं रहा, अब एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहा है। नाम है अमेरिकन पार्टी। इलॉन का कहना है लोग फ्रीडम चाहते हैं और मैं ये फ्रीडम लाऊंगा। अब सवाल ये है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी सियासत में भी रेवोल्यूशन ला सकता है कि नहीं। इलॉन फ्यूचर का इंतजार नहीं करता, वो खुद फ्यूचर बनाता है। लेकिन एक बात इलॉन मस्क के बारे में 100% फिट बैठती है, आप उससे प्यार करें या नफरत, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।